नमस्कार, मैं रविश कुमार। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के विकास दर के आंकड़े जारी करते हुए दावा किया है कि अर्थव्यवस्था का बढ़ते जाना जारी है। 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर जो है 7.6% रही, जबकि इससे पहले के साल 2014-15 में ये 7.2 रही। जीडीपी देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का एक मोटा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि देश में एक साल में सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन कितना हुआ, उपभोग कितना हुआ। सरकार का दावा है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है। उत्पादन और उपभोग में इजाफा होने की वजह से ही जीडीपी में भी तेजी का सिलसिला बना हुआ है। खासकर बीते साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2016 तक, इस दौरान प्रगति की रिपोर्ट सबसे बेहतर रही है। इन 3 महीनों के दौरान जीडीपी की दर 7.9% रही है, जबकि इसके 7.5% रहने का अनुमान लगाया जा रहा था, यानी उम्मीद से भी ज्यादा। सत्ता में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर यह सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन पर भारत की बढ़त कायम है। चीन में जनवरी और मार्च के बीच जीडीपी विकास दर 6.7 रही, जो बीते 7 साल में सबसे धीमी है। वहां मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री ने कहा था कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, कहीं भी 7% का ग्रोथ रेट नहीं है। भारत अकेला देश है जो ये प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि हम इससे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सबकी नजर रहती है। 2015-16 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.3% है। 2014-15 में उससे पहले के साल में यह विकास दर इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 5.5% थी, यानी 4% से भी अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रोथ रेट 10% है। अर्ध कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट, असंगठित क्षेत्र जिनमें खादी ग्राम उद्योग भी शामिल है, इस सेक्टर की विकास दर 25% दर्ज की गई है। अप्रैल के महीने में बुनियादी ढांचे से जुड़ा उत्पादन 8.5% रहा, जो बीते 17 महीने में ज्यादा है। पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और एजुकेशन लोन में भी 19% की तेजी आई है। गाड़ियों की बिक्री में भी तेजी आ रही है। 2 साल से खेती में सूखा है, फिर भी इन आंकड़ों के हिसाब से कुछ हल्का सुधार दिखने लगा है। निर्माण क्षेत्र, खासकर सीमेंट और स्टील के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि हुई है। कृषि, वन और मत्स्य सेक्टर में, यानी तीनों सेक्टर को मिला दिया जाए तो विकास दर 1.2%, खनन में 8.6%, मार्च की तिमाही में और दिसंबर की तिमाही में 7.1% रही खनन में। एक तरफ भारत को तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विश्व बैंक ने भारत को विकासशील देश की श्रेणी से हटाकर निम्न और मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में डाल दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के किरण कबत्ता सोमवंशी की रिपोर्ट है कि दशकों तक विभिन्न पैमानों पर दुनिया के देशों को विकसित और विकासशील श्रेणी में ही रखा जाता था, जिसे अब बदला जा रहा है, यानी पैमाना बदल दिया गया है। विश्व बैंक अब नए मानक तैयार कर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर पेश हो। मकसद है कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर में आर्थिक अंतरों को शामिल किया जाए। मृत्यु दर जो है शिशु के स्तर पर और भी अन्य स्तरों पर उनको शामिल किया जाए। कुपोषण, पोषण को शामिल किया जाए। तो मैक्सिको, चीन और ब्राजील को अपर मिडिल इनकम देश में रखा गया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों पड़ोसी दोस्तों को लोअर मिडिल इनकम देश में रखा गया है। भारत को शायद ही ये श्रेणी पसंद आए। जीडीपी के नए आंकड़ों के तहत पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी है। 2014-15 में 72,889 रुपए थी, जो 2015-16 में 77,435 रुपए हो गई है, यानी इसमें 6.2% की वृद्धि हुई है। अब नौकरी कितनी बढ़ी है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब 2 साल पूरे हुए थे तब यही कहा जा रहा था कि इन सालों में नौकरी के बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। जीडीपी का बढ़ना और नौकरी का बढ़ना दोनों में कोई संबंध नहीं। जब मनमोहन सिंह के सरकार के समय खूब जीडीपी बढ़ा करती थी, तब उसे जॉबलेस ग्रोथ कहा करते थे, यानी नौकरियों के प्रतिशत बढ़ने का जो प्रतिशत है वो काफी कम है। तो हमारे साथ परंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं, आप संपादक हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के, ईपीडब्ल्यू के, और शुभमय भट्टाचार्य साहब हैं, आप फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। शुभमय, उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे तो कई सवाल जो वैद्यनाथन अय्यर की जो रिपोर्ट है उसी की मिलती जुलती तस्वीर इसमें दिख रही है, लेकिन एक वहां पर था कि कॉरपोरेट का जो अपना एक्सपेंडिचर है वो नेगेटिव जैसा है, बहुत मामूली वृद्धि है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ रेट जो है वो 10% दिखाया जा रहा है।
बिल्कुल। और रविश, अगर आप देखेंगे उस दिन भी मैंने यही जिक्र किया था कि जो इकोनॉमी में जो परिवर्तन का जो धारा है वो अभी उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी सारी चीजों में ठीक ठाक है, लेकिन मोटा मोटी जो मंदी का जो एक करार हम लोगों में था वो काफी हद तक हम लोग कह सकते हैं उसको पार कर चुके हैं। कॉशन सबसे बड़ा इसमें यह है कि अभी अगर इसके साथ जो आज ही रिलीज हुआ है प्राइवेट आरबीआई के जो डेटा कॉर्पोरेट सेक्टर लेंडिंग के बैंक्स की अगर आप डेटा देखें तो उसमें आप देखेंगे कि वो घटकर 1.3% पे उतर आया है। यानी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो अभी भी बहुत ही एक्सपेक्टेशन से कम है। लेकिन पॉजिटिव में ये देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर के बजाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस तिमाही में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि पर शुभमय, क्या अब ये हम क्या अब हम ये भी समझने लगे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर अब विकास ना भी करे, उसका अगर नेगेटिव रहे, उसका जो बैंकों से कर्ज ले रहा है, तो उसके बाद भी अर्थव्यवस्था बेहतर करती हुई नजर आ सकती है? अब तक तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि कॉरपोरेट सेक्टर का भी बहुत तेजी से बढ़ना जरूरी है एक तेज अर्थव्यवस्था में, लेकिन यहां शायद अब वो उतना इंपॉर्टेंट पहलू नहीं रहा। कोई पैमाना बदल गया है इधर भी विश्व बैंक की तरह? सर नहीं रविश, इसका वजह यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के जो आंकड़े हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो रहा है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आप देखें तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि उसमें इजाफा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की जो लहर है, जिसके रिजल्ट्स अभी कॉर्पोरेट के बहुत सारे रिजल्ट्स आपके पास सामने आए हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर के कंपनीज है जैसे एलएनटी वगैरह, इनके परफॉर्मेंस कहीं अच्छा रहे हैं सर्विसेज सेक्टर से। तो मैं इसी की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि और इसके साथ जो कोर सेक्टर का जो डेटा आ रहा है जो अभी अप्रैल का भी आया है, उससे पता चलता है कि सिर्फ कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो अपवर्ड मूवमेंट है ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ब्लिप नहीं है, ये एक ट्रेंड धीरे धीरे पकड़ रहा है। और ये एक पॉजिटिव चीज मैं मानता हूं। ठीक है, साथ में जो हम लोग जो बार बार जो डिस्कशन किए हैं एनपीए का, कंपनीज के अपने आप के बैलेंस शीट्स के प्रॉब्लम्स का, वो तो बरकरार जरूर है। परंजय हमारे साथ हैं। परंजय, देखिए सरकार ने भी कोई बहुत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने का कोई दावा तो नहीं किया है। जब जीडीपी घटती है तो सरकार बताती है 7.6 से 7.5 पर आए, फिर 7.6 पर पहुंचे, फिर 7.2 पे भी आए और अब 7.9, मतलब इस क्वार्टर में जनवरी से मार्च में। तो लेकिन जो ये डेटा है इस पे आपका क्रिटिक क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो रफ्तार है सरकार ठीक ठीक बता रही है और वैसा ही है, इसमें अगर खास बदलाव नहीं भी है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि इसमें गिरावट नहीं है, बल्कि हर जगह कहीं ना कहीं कम में ही लेकिन थोड़ी बहुत वृद्धि तो हर जगह दिखाई देती है? रविश जी, पहला बात यह है कि हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद का जो ये नंबर आता रहता, ये एक साल लगभग काफी एक विवादित विषय हो गया था, क्योंकि जिस तरह से सरकार ये नया सारे कैलकुलेशन किया, मैंने वित्त मंत्रालय का जो प्रधान जो आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर साहब है डॉक्टर रघुराम राजन जी, दोनों ने ये नंबर के ऊपर 2-4 प्रश्न चिन्ह उठाया। ठीक है, आजकल नहीं उठा रहे, मगर 1-1.5 साल पहले एक विवाद था। हमारे देश के जो अर्थव्यवस्था है एक तरह से एक वो जो पुराना कहावत है, जो 6 व्यक्ति एक अंधेरे में एक हाथी के सामने पहुंच गए थे और वो अंधेरा में हाथी का एक एक हिस्सा छुआ। किसी ने बोला ये एक मोटा एक रस्सी है, किसी ने बोला ये एक पेड़ है, किसी ने बोला एक दीवार है। तो अलग अलग हिस्सा में अगर आप देखेंगे आपको लगेगा। तो ठीक है, आपने जैसा कहा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, रोजगार बढ़ रहे हैं, उसका तो आंकड़ा हमारे पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि हाँ हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो हमारा जो सूचकांक है, जो औद्योगिक क्षेत्र का है, हम बता रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, मगर आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर का घाटा भी बढ़ रहे हैं, बैंक का घाटा भी बढ़ रहे हैं,
हम जो निर्यात करते हैं लगभग 1.5 साल लगातार ये गिर रहा है। ठीक है, इसमें भारतवर्ष का कोई हाथ नहीं है, ये विदेश का अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कच्चा तेल का भी दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका भी असर पड़ेगा आपका महंगाई के ऊपर। तो अगर आप पूरा अर्थव्यवस्था, अगर आप पूरा अर्थव्यवस्था की छवि अगर देखेंगे, कुछ तो अच्छा चीज है। इस साल बारिश अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, आपने वित्त मंत्री ने और हर किसान ने इंद्र भगवान को प्रार्थना किया 2 साल सूखा के बाद इस साल जरूरी है वो थोड़ी ज्यादा हो जाए तो अच्छा है हमारे देश के किसानों के लिए। पर परंजय, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि ठीक है, कॉर्पोरेट अच्छा अभी नहीं कर रहा है, उसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका आप बेस मत भूलिए ना, उसका विस्तार कॉर्पोरेट के विस्तार से कहीं ज्यादा है। अगर उसमें अगर 9.3% की वृद्धि दर है, जो 5.5 से ज्यादा है, तो अगर कोई एक कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो नहीं कर रही होगी, लेकिन उसके बदले में कोई छोटी मोटी 1000 कंपनियों के बीच से अगर कुछ अच्छे आंकड़े निकल रहे हैं, तो क्या हम लोगों को वहां नजर नहीं डालकर देखना चाहिए? मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, पर मैं सीख रहा हूं आप लोग। नहीं, आप देख लीजिए शुभमोय का जो अखबार जो सर्वे करते हैं, एक कंपनी ने बहुत सारे कंपनी लेके उसका फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप देखिए। आप तो, मैं एक कंपनी के बारे में तो नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें एक संतुलन नहीं है, एक मिसमैच है। कुछ चीज लग रहा है बहुत ठीक है, अच्छा चल रहा है, मगर क्यों नौकरी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का आंकड़ा क्या है? आप बैंक का आज क्यों पैसे नहीं दे रहे, क्यों ऋण नहीं दे रहे? ठीक है शुभमय, ये भी बात सही है कि क्यों कम हो रहा है? अगर वृद्धि है तो नौकरी रोजगार बढ़ने की वृद्धि क्यों नहीं है? अगर हम मनमोहन सिंह के दौर के 9% की जीडीपी को अगर हम ये कहें कि आप ही लोगों के अखबारों से पढ़ के मैंने देखा कि जीडीपी का बढ़ने का मतलब नौकरियों का बढ़ना नहीं है, तो फिर ये किस चीज के लिए बड़ी खबर है? अगर रोजगार नहीं मिला तो इस पहलू पे थोड़ा सा नजर डालिए। और जो बैंकों की हालत खराब है उसको लेकर कह रहे हैं कि इन बड़े पिक्चर जहां से पैसा लिया जाता है, दिया जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर जा रही है? इन दो पहलुओं पर आप इनका परंजय के सवाल का जवाब दीजिए। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि परंजय जी भारतीय जीडीपी का एस्टिमेट को हाथी को अंधे अच्छे अंधों को देखने का बराबरी का तुलना किया। मुझे नहीं लगता है सीएसओ का ये डिस्क्रिप्शन कुछ जीडीपी एस्टिमेशन के लिए हम कह सकते हैं। हमारे भारत के अर्थशास्त्रियों के जो कैलकुलेशन का मेथड है, मैं इसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहूंगा। लेकिन रविश, आपका जो पॉइंट है यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट वाला, वो बिल्कुल सही है। और अगर आप देखेंगे जैसे कंपनीज के अगर प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऑटोमेशन का अगर दौर बढ़ता जाए, तो निश्चित ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या इसको बदल के हम लेबर इंटेंसिव कर सकते हैं या नहीं, वो अलग प्रश्न है। जीडीपी अपने आप में बढ़ना एक अच्छी चीज है, बढ़ सकता है, और वो अगर कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो तब भी बढ़ के देश के सामने बहुत अच्छा जीडीपी हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसे एम्प्लॉयमेंट के दिशा में हमें बहुत सारा सकारात्मक कोई खबर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो कंपनियों में जो उथल पुथल है वो एक तरफ है। यहां पे जीडीपी मेजरमेंट का जो प्रक्रिया जो हम ले रहे हैं वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि कंपनी प्रोडक्शन जो हो रहा है उस प्रोडक्शन को मेजर किया जा रहा है, ना कि वॉल्यूम से बट उसके प्राइस वैल्यू से। और चूंकि इस वक्त नॉमिनल जीडीपी कम है, इस नॉमिनल प्राइस इन्फ्लेशन कम है, इसलिए जो प्रोडक्शन का जो आंकड़ा आ रहा है वो आपके सामने तैयार होकर जीडीपी का जो फिगर्स आ रहे हैं। और इसीलिए मैंने कोर सेक्टर की जो डेटा का मैंने पर शुभमा एक बात बताइएगा, जैसा मैंने परंजय से पूछा कि एक बड़ी कंपनी ना अच्छा करे लेकिन उसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 1000 कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो छोटी कंपनियां बिना रोजगार को बढ़ाए कैसे अच्छा कर सकती हैं? और इसमें एक कैच है सर कि अगर रोजगार नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है कि लोगों के वेतन भी नहीं बढ़ रहे होंगे। मुझे नहीं मालूम लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही होगी, शायद बहुत बढ़ भी रही होगी। अब इसका डेटा तो मुझे नहीं है, वो लोग खुश भी हैं, शायद बढ़ रही होगी, इसलिए भी लोग ज्यादातर खुश नजर आते हैं। वाली बात नहीं है रवीश, पर ये कैसे हो सकता है? जी एम्प्लॉयमेंट की बात, एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक
उससे जीडीपी का कैलकुलेशन में वो नहीं आ रहा है। प्रोडक्शन जीडीपी का मूल है कि प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है, और मैंने वही कहा कि अगर वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रहा है, जो काफी संभावना है क्योंकि हमने काफी गलत पॉलिसीज बहुत सालों से अप्लाई हैं कि लेबर रिफॉर्म्स को हमने नजरअंदाज किए हैं। लेबर को लेने की जो प्रक्रिया है ज्यादातर कंपनियों में हमने इतने कठिन उसमें बाधाएं डाल दिए हैं कि इससे लेबर रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया तकरीबन समाप्त हो गया है। पिछले बार ही माल्या साहब को लोन लेके भागने की जो सुविधा अच्छी कर दी है, देखिए कितना बढ़िया ट्वीट कर रहे हैं, वो हम लोग कभी नहीं देखते सर, कि 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके लोग भाग जाते हैं। और गुड़गांव में देखिए वो होंडा में अभी तक मजदूरों की क्या हालत है, फोन करते रहते हैं। पर परंजय, एक सवाल है, मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पे एक आंकड़ा आप मत मिस कीजिए कि सकल प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि नजर आ रही है, 6.2% की वृद्धि नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर हम उपभोक्ता के लिए जो सूचकांक है, जो मूल्य वृद्धि हो रहे, जो महंगाई हो रहे, वो भी 3.5% के आसपास है। देखिए, भारतवर्ष का इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि लगभग 1.5 साल होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये लगातार गिर रहे हैं, मगर उपभोक्ता के लिए जो एक और मंत्रालय ये सूचकांक बना रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, और खाद्यान्न का दाम भी बढ़ रहा है। ये कभी हमने नहीं देखा भारतवर्ष के इतिहास में, ये पहला बार हम देख रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स गिर रहा है मगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। ये पहला बात है। दूसरी बात है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसके बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं कि उसको शिकागो वापस जाना चाहिए, मगर वो उसका एक शिकायत है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर कम कर रहे हैं मगर बैंक नहीं कर रहे। और फिर जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कह रहे कि आप जब तक ब्याज दर कम नहीं करेंगे लोग निवेश नहीं करेंगे। एक चीज और मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है जब आप लोग देखते हैं शुभमोय लेबर लॉस के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा, आपका सकल घरेलू उत्पाद बढ़ सकते हैं, आपका औद्योगिक सूचकांक बढ़ सकते हैं, मगर आपका नौकरी नहीं बढ़ेगा। मगर ये लेबर रिफॉर्म्स के बारे में जब मोदी जी से सवाल किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल पूछा कि आप लेबर रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका क्या कहना था कि ये हमारा देश तो अमेरिका नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन लोगों को हम नौकरी देंगे और दूसरा दिन हटा देंगे। हायर एंड फायर पॉलिसी हम नहीं चाहते। राजस्थान में तो किया उन्होंने, राजस्थान में भारतीय मजदूर, हाँ नहीं सुनिए, और कौन विरोध किया? भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ जिसका संपर्क है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, आप कुछ भी कहिए, आप कहिए ये आर्थिक सुधार का रास्ता है, ये आर्थिक उदारीकरण का रास्ता है, मगर मोदी जी खुद आज कह रहे हैं कि और निजीकरण या बिग बैंग रिफॉर्म्स करना आसान काम नहीं है। आपको सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। 7.9% की जीडीपी हुई है जनवरी से मार्च के में, समय कम है। पर शुभ, मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर इस जीडीपी का जश्न कौन मनाए, वो जो बेरोजगार है वो, या फिर जो व्यापारी है वो? किसके लिए अच्छी खबर है ये जश्न? डेटा जीडीपी का जब बढ़ता है तो उससे सिर्फ ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में जिसे कहते हैं मंदी का जो दौर है वो नहीं हो रहा है, लेकिन जश्न मनाने का अभी हमें बहुत दूरस्थ रास्ता है। बेरोजगारी ही क्यों, साथ में बहुत सारे जगहों पे जो अभी भी जो वीकनेसेस हैं एग्रीकल्चर में, जैसे सर्विसेज सेक्टर में अचानक फिर से वीकनेसेस का दौर आ गया है। निर्यात में हम लोगों का एक प्रॉब्लम चल रहा है कि विश्वव्यापी मंदी की वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारे जगह हैं जहां पे अभी भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हैं। मुझे परंजय का समझ में नहीं आया कि वो बहुत शुक्रिया। निर्यात आयात का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, कॉरपोरेट का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बैंकों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ तो है जो बढ़ रहा है जिसका नाम जीडीपी है। ब्रेक के बाद हमने बस इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम हिंदी के दर्शक ये हिंदू मुसलमान के विवादों से निकलें, और लेकिन इन आर्थिक चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हम इसे बेहतर समझेंगे तो और अच्छी तस्वीर को बढ़िया से समझेंगे। ब्रेक के बाद हमने निसार से बात की है। निसार कौन है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे।
आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर उस नौजवान की है जो 20 साल का था, यानी 1994 की। ये तस्वीर आज की है, 31 मई 2016 की। इसकी उम्र है 43 साल। इन तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरे हैं। 23 साल जेल में गुजारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ी है वो सबूतों के तौर पर पर्याप्त नहीं है। जेल से बाहर आने की खुशी में कोई भी पागल हो जाए, मगर निसार को क्यों लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अभी ही बता दें कि इस कहानी तक मुझे और आप जैसों को तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मुजम्मिल जलील साहब को जाता है। तो क्या हम और आप यूं ही सुनते रहते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाएं मगर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, वरना यह नाइंसाफी होगी। आए दिन अदालतों से लोग कई साल तक जेल में रहने के बाद रिहा हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन वर्षों के दौरान सजा ही साबित नहीं हो सकी, सबूत नहीं मिले। हम बात निसार की करने जा रहे हैं, मगर निसार की जगह कोई नरेश भी हो सकता है। सत्ता और संस्थानों की जब ऐसी लत हो जाए तो वो किसी को भी पकड़कर उसकी जवानी या जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हां, सियासत के हिसाब से कुछ दिनों के लिए उसे कितनी चर्चा नसीब होती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, या उसे लेकर कौन सी पार्टी किस वक्त ज्यादा मुखर है। निसार जब गिरफ्तार हुआ तब वो फार्मेसी का छात्र था। 15 दिन बाद इम्तिहान था, मगर 15 जनवरी 1994 को हैदराबाद से पुलिस आई और बिना कर्नाटक पुलिस को इत्तला किए निसार को उठा ले गई। उसके बाद इस नौजवान को एपी एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 यात्री मारे गए और 11 घायल हुए। यह धमाका बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी पर हुआ था। निसार के बाद उसके भाई जहीर को भी गिरफ्तार किया गया। पेशे से सिविल इंजीनियर जहीर मुंबई में काम कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें 5 ट्रेन धमाकों में आरोपी बना दिया। 1993 से में 5-6 दिसंबर की रात कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई में धमाके हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्हें 1 साल पहले हुए एक धमाके में भी आरोपी बना दिया। दोनों के बयान कराए गए। पुलिस यही सबूत पेश करती रही कि इन दोनों ने हिरासत में बात कबूल ली है। इनके खिलाफ बाद में टाडा के प्रावधान लगा दिए गए ताकि इन बयानों को कानूनी मान्यता मिल जाए। पुलिस का दावा था कि निसार ने 6 दिसंबर 1993 के दिन एपी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में बम रखने का अपराध कबूल कर लिया है और उसके पास 2 और बम थे जिसे कहीं और रखने थे, मगर बीमारी के कारण नहीं रख पाया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त किन किन अखबारों और चैनलों ने निसार और जहीर की गिरफ्तारी को सूत्रों के हवाले से कवर किया था और क्या क्या छापा था। कायदे से उन सभी को अपने अपने पुराने क्लिपिंग और नई खबर दोनों को एक साथ छापना चाहिए, पर खैर इस मामले को हैदराबाद पुलिस, कर्नाटक पुलिस के अलावा सीबीआई के पास भी भेजा गया। 21 मई 1996 को हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने टाडा के प्रावधान हटा दिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढीले ढाले तरीके से टाडा लगाया गया है, और कोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को एक नोटिस भी जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की जाए। 17 जुलाई 2001 को आंध्र प्रदेश ने अपनी अपील वापस ले ली। हैदराबाद के ट्रायल कोर्ट ने सभी को, आरोपियों को 2007 में बरी कर दिया। ये मुक्त हो सकते थे, मगर पुलिस जो है इनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं ला पाई। टाडा लगाया, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1994 से 2007 आ गया और 13 साल तक ये जेल रहे। एक अदालत से बरी हुए तो उसी कन्फेशन यानी इकबालिया बयान के आधार पर अजमेर की टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई और 2 जजों ने पाया कि जिस इकबालिया बयान के आधार पर इन्हें सजा हुई है उसमें दम नहीं है। अदालत ने कहा कि इकबालिया बयान में निसार की भूमिका का जिक्र नहीं है, ना ही बयान के अलावा उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत है, इसलिए निसार को जो सजा दी गई है वो टिक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने में 12 साल लग गए। कुल 23 साल जेल में रहने के बाद निसार बाहर आया है। आप ही बताइए उससे हम क्या पूछें और कैसे पूछें। कितना आसान है किसी बेकसूर को जिंदगी भर के लिए जेल में ठेल देना। अगर हमारी संस्थाओं की यही विश्वसनीयता है तो कैसे मान लिया जाए कि यह काम किसी और के साथ नहीं हुआ था। कई मामले हो चुके हैं जिनमें मुस्लिम लड़कों को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि डर से इनके पास कोई जाता नहीं है। उनका सामाजिक अपमान भी हुआ। बाद में कई लड़के बेगुनाह वापस आए।
पुलिस क्या किसी को भी पकड़ सकती है, वो भी 23 साल के लिए? अगर आप पुलिस या हमारी जांच एजेंसियों की इस तस्वीर को नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी समस्या है। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो समझ सकता हूं, मगर एक बार और कहना चाहता हूं, यकीन रखिए सत्ता और पुलिस चाहे तो किसी को भी 23 साल तक बिठा सकती है, किसी निसार को भी और नरेश को भी। इसलिए बात सिर्फ निसार की नहीं है। इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों को की जो सजा दी गई थी उसे सही भी माना है। तो हमारे साथ कर्नाटक के गुलबर्गा से, जो बेंगलुरु से 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, वहां से हमारे साथ निसारुद्दीन जो हैं वो स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। निसार साहब, हमें नहीं मालूम कि हम पहला सवाल आपसे क्या पूछें, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उन 23 सालों में जो न्यायालय की प्रक्रिया है, जो पुलिस की जांच है, उनका कौन सा चेहरा आपने देखा? जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ से काम मेरे साथ शुरू से ही नहीं लिया गया है। सन 1994, 15 जनवरी 1994 से 94 से जब से मुझे पहले दिन उठा लिया, किडनैप कर लिया गया था, वक्त से लेकर के 16 मई 2015 तक मुझे कभी भी कहीं भी इंसाफ न मिला, न मिलने की कोई उम्मीद रही। वजह ये हुआ कि जब जजेस जब लोअर कोर्ट ये कहता था कि इसके लिए कुछ नहीं, फिर उसको अपील गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने तो अपील लेगी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम जज ने भी उस वक्त कहा कि इस केस में आड़ा नहीं बन सकती इन कन्फेशंस को, लिहाजा तुम विड्रा कर लो। तो आंध्र प्रदेश पुलिस झूठा फैब्रिकेट जो लगाया था ये, उन्होंने अपनी अपील, तो जब वो उस चीज को अजमेर में इस्तेमाल, फिर अजमेर में कोर्ट के अंदर मीडिया को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें मीडिया को कभी केस के दौरान कभी मीडिया, सबसे बड़ी बात यह है एकदम बंद कोर्ट के अंदर हम केस को चलाया गया और फैसला, और उस फैसले का नतीजा आप देख रहे हैं। जो मुझे इंसाफ मिला है वो 23 साल बाद, 23 साल तक मुझे जेल की कोठरियों में बंद रहते जब मैं पूरा टूटा, जब मेरी जिंदगी के अहम तरीन वक्त को मैं बर्बाद कर चुका, तो जिसमें 8150 दिन है, अब मुझे जब इंसाफ मिला है तो मुझे इंसाफ मिला है, तो क्या मेरे दिन वापिस आ जाएंगे? अब जो पीछे भी लोग रह गए हैं, तो खुदा लाश की तरह तोड़ दिया, जिन्हें इंसाफ की उम्मीद हो सकता है फिर आगे, अब वो इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद मरने से पहले घर पहुंच। इसमें बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, 85 साल, 69 ईयर्स, 70 ईयर्स, इस जो 20 साल से ज्यादा। निसार, मैं ये जानना चाहता हूं, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है तो पता नहीं हम लंबी बात कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो कन्फेशन था, जो इकबालिया बयान था, वो क्या पुलिस ने जबरन आपके साथ मारपीट करके लिया था? वो किन हालात में आपके वो कन्फेशन दर्ज कराए थे, या वो आपके थे ही नहीं? नहीं, बात ऐसी है, पुलिस ने मुझे उठाया, शायद किसी और के फिराक में रही हो पुलिस। हाँ। तो जब उठा लिया तो ना मैं कोई मुलजिम था, ना मुझे कोई केस से लेना देना था, तो मेरा बयान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनके पास एक फैब्रिकेटेड एक कन्फेशन ऑलरेडी मौजूद था, बस उनको सिर्फ उस पर मेरे हस्ताक्षर यानी मेरे सिग्नेचर लेने थे। तो उसके लिए तो उनके पास हरबे बहुत थे, बहुत मारा, बहुत तोड़ा मुझे, और उसके सिर्फ साइन करने के लिए मुझे मजबूर किया और मैंने साइन कर दिया। और वो इतना धोखे से साइन लिए कि ये तुझे मतलब छोड़ने के कागजात है, साइन। अब मसला ये है कि पुलिस वाले तो जुल्म के करते, उन्होंने एक पीसीएफ के पास एक मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करके
अब मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कर दिया कि मुझे पता नहीं क्यों उठाया गया है, मेरा कोई कसूर नहीं। तो इस बात को ना तो मजिस्ट्रेट ने भी कर लिया है, ना तो किसी ने नोट किया उसको, और ना ही उसके ऊपर तारीफ से कोई किए, बस उन्होंने रिमांड दे दिया। तो बस हम इन्होंने समझ नहीं फिर सके, आवाज थोड़ी टूट रही है। जब आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता था तो क्या आप पुलिस के मारने के डर से नहीं बोल पाते थे कि ये मेरा बयान नहीं है? बिल्कुल, मैंने कह दिया था, पुलिस का डर होने के बावजूद भी मैं ये बात कह दिया था कि ये मेरा बयान नहीं है, ना मुझे क्यों पकड़ा है मुझे यही नहीं पता था। तो मैंने साफ साफ कह दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, और ये भी कह दिया था कि इसे नोट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट ने भी नजरअंदाज कर दिया था मेरी उस बात को, और उसे नोट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लंबा वक्त गुजारना पड़ा। अगर वो उस वक्त मजिस्ट्रेट उस बात को नोट कर देते, फाइल में वो बात आ जाती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आपको ये इतनी लंबी लड़ाई के दौरान, मैं समझ रहा हूं कि अभी हमारा आपका संपर्क काफी टूट रहा है और बन रहा है, तो मैं हो सकता है सारे सवाल ना पूछ पाऊं, पर निसार मैं ये नहीं मालूम कि कैसे पूछूं। इन 23 सालों में जब आप बाहर आए और जब आप गए थे, उनके बीच आपके लिए तो काफी कुछ बदल गया होगा। आपके भाई भी आपके साथ रहे, वो शायद किसी अलग जेल में रहे होंगे। अभी आपके परिवार की क्या स्थिति है, कौन लोग हैं और उसका खर्चा वगैरह कैसे चलता है? देखिए, अभी मैंने क्या क्या खोया है वो ये है कि सबसे पहले मैंने अपने अब्बू को खोया, जिनकी मैयत में ना मैं पहुंच सका, ना उनकी सूरत देख सका, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि मेरे आज ये पोजीशन है, जब मैं 23 साल बाद छूट कर आया हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा शहर बदला हुआ लगता है। पूरा का पूरा जहाँ पे जो चीज़ थी वो मौजूद नहीं है, और मेरा घर अभी वैसे का वैसा ही है, जिसकी दीवारें अभी तक बोसीदा हो चुकी हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पीछे मेरे घर पे देखने के लिए सिर्फ एक वालिद साहब थे और एक छोटा भाई पढ़ता था उस वक्त। तो अब वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया, तो एक छोटा भाई और दोनों भाई को हमको जेल में ठोंस दिया गया था। तो एक छोटा भाई और पीछे एक बिलखती हुई माँ थी, और वो भाई थोड़ा बहुत अपनी मेहनत मजदूरी से उस माँ का जो ना ख्याल रखता था। तो ये पोजीशन थी, बस जी रहे थे इस इंतजार में कि शायद बच्चे आ जाएंगे। तो कुछ बदला नहीं, घर की हालत तो बदतर से बदतर होती गई है, दुनिया तो बदल गई और हम पीछे जाते गए। तो जब 23 साल बाद जब मैं घर से जेल से निकला बाहर, तो मुझे तो एक कुछ एहसास ही नहीं था जिंदगी, मतलब पूरी पूरी मेरी जो लाइफ थी वो सब ब्लैकआउट हो चुकी थी। तो जब मैं बाहर निकला, तो जब तक मैं घर नहीं पहुंचा मुझे मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। जब घर पहुंचा, तो जब माँ को देखा, तो मुझे लगा कि ये तो मेरी माँ है। फिर मैं तब मेरे अंदर से जज्बात आया कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। फिर माँ को जब देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा भाई भी जिंदा है, यानी मैं जिंदा हूँ, मैं मुर्दा नहीं। और यही हाल मेरी माँ का भी था। वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गई। वो या तो अपनी मौत का इंतजार कर रही, या अपने बेटे का। सुप्रीम कोर्ट में मैं समझ सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये आदेश आया, 12 साल लग गए वहां भी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस लंबी लड़ाई के दौरान क्या आपके रिश्तेदार आपके साथ आए, कौन वकील थे, क्या उनके इन पैसों का मैं कुछ और सवाल अपना बदल रहा हूं ताकि आप अपने जिस स्थिति में हैं उससे थोड़ा सा निकल सकें। तो क्या वकीलों के लिए पैसा, रिश्तेदार, ये सब एकजुट थे आपके पास, आपके साथ, या सब छोड़ के चले गए थे निसार? जी, सबने दूरी बना ली थी।
शुरू में लोगों को इतना डर था, रिश्तेदारों को भी इतना डर था कि कहीं मतलब हमारे बच्चों के ऊपर भी जुल्म ना हो जाए, कहीं उन्हें भी उठा के पुलिस ले जाके जुल्म का शिकार ना बना दे। इस वजह से लोग तो रिश्तेदार भी करते रहे, दोस्त अहबाब भी करते रहे। अब कुछ दोस्तों को भी उठा के कहते हैं कि मारा पीटा गया था कुछ शुरू शुरू में, तो वो डर सा बैठ गया था पूरे माहौल के अंदर। और उस दौरान में मुसलमान बच्चों को इस तरह से, मैं एक ही नहीं, उस वक्त कई लोगों को मतलब साल 2 साल 5 साल 10 साल इस तरह अलग अलग मुख्तलिफ केसेस में पकड़ा जाता था टाडा के तहत। तो वो हर किस्म की दहशत थी, तो इसलिए रिश्तेदार भी कट जाते थे। उस वक्त कोई भी करीब नहीं आता था मदद के लिए। अब रहा सवाल, अब ये सिर्फ और सिर्फ जब मेरे भाई को जब रिहाई मिली तो वो फिर वकीलों के पीछे भाग दौड़ करने लगा। तो अब जब बाहर निकलने के बाद मुझे पता लगा कि उसने मतलब कहाँ कहाँ से मदद ली और कितना, मतलब वो यहाँ तक कि वो घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया था। घर भी अपना, मेरे खातिर अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त तक कोई मदद नहीं थी। बाद में आखिर में कुछ संस्थाओं में जैसे जमीयतुल उलमा वालों ने, केस वालों की मेरी मदद की है। हालांकि मेरे मामले में APCR वालों ने और कुछ लोगों ने आके मदद की है। वैसे मेरे लिए मेरे भाई ने बहुत कोशिश की, अपने आप को पूरा दांव पे लगाया उसने, यहाँ तक कि घर को भी मेरे बेचने के लिए तैयार हो गया ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। इसके लिए हो सकता है ये भी एक फैक्टर रहा हो, मतलब मेरे देरी होने का। उस वक्त तक लोग जो है ना करीब आते नहीं थे। निसार, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, जो अधिकारी आपके सामने फर्जी बयान कन्फेक्शन रिपोर्ट आपको पेश करते थे, कभी आपने या उन्होंने आपसे आंखें मिलाई थी? हाँ बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। जिस वक्त वो गवाही देने आए थे, मान लो झूठी गवाही देने के लिए, तो जब मैंने उन्हें उनके सामने, जब कटघरे में मुझे खड़ा किया गया था, जब मेरे सामने से गुजर रहे थे, मैं कह दूं तो नाम भी ले लूं उनका। एक तो सर्कल इंस्पेक्टर थे बी श्यामा राव, जो आंध्र प्रदेश पुलिस के थे, और दूसरे KV रेड्डी जो IPS थे। उन दोनों लोग जब गवाही देने के लिए आए थे, क्योंकि एक तो ऑफिसर जो AP आंध्र प्रदेश के थे, सर्कल इंस्पेक्टर बी श्यामा राव, इन्होंने मेरा फिर से आवाज टूट गई, अगर आप दोहरा देंगे क्या? आपकी आवाज टूट गई। जो ऑफिसर थे और हाँ। KV रेड्डी साहब जो DYSP थे, हाँ। वो उन्होंने जो ना वो उस पर साइन की थी। नहीं, निसार एक बार फिर से इसका जवाब देंगे क्या? अभी आप नाम छोड़ दीजिए, उनका पक्ष नहीं है। अभी आपकी आवाज सिग्नल में थोड़ी टूट गई थी, सिग्नल आपकी। जब आपने उन लोगों से आंख मिलाया तो ये जो वाकया है इसको जरा ठीक से एक बार सुना दे, आवाज थोड़ी कट गई थी जी। जब कटघरे में खड़ा था, जब ये गवाही देने के लिए आए थे, तो मैं उनसे कहा कि आप तो जानते हैं सर कि मुझे झूठा फंसाया गया है, तो आप फिर आज गवाही भी देने आ गए, तो इससे मेरा क्या होगा, क्या बनेगा? आपको क्या लगता है कि आप मुझे फंसा करके आप ऊपर मालिक को क्या जवाब देंगे? तो वो मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सके। लेकिन चूंकि शायद उनको नौकरी और अपने प्रोफेशन जो भी था उनका उससे मतलब रहा होगा, उसके बावजूद उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी। हालांकि उससे पहले ही मैंने उनसे बात की थी। गवाही देने से पहले ही मैं उनके सामने नम आंखों से जब उनके सामने मैं पहुंचा और उनसे कहा कि सर, ऊपर वाले मालिक से तो डरिए, जब झूठ फंसा दिए, मुझे 10-12 साल हो गए, तो अब तो मेरा ख्याल कीजिए, अब तो सच बोलिए। तो उन्होंने आंख तो मिलाई नहीं मेरे से, लेकिन जाकर फिर भी उन्होंने झूठा बयान दिया। यही कि मतलब मैंने अपनी मर्जी से बयान दिया है, इस तरह का झूठा बयान दे करके वो चले गए। हालांकि वकील ने हमारे बहस भी की, उसमें वो टूट भी गए, झूठे साबित भी हो गए, लेकिन फैसला भी फिर भी हमारे खिलाफ आ गया ट्रायल कोर्ट में। दोनों ऑफिसर के साथ मैंने, जिसने कन्फेशन फैब्रिकेट किया था और जिसने फैब्रिकेटेड कन्फेशन पे साइन करके ये बयान दिया कि ये मेरे सामने वॉलंटरी बयान दिया है, तो वो दोनों ऑफिसर से मैंने बात की। वो दोनों ने मेरे को मतलब नजर मिलाने से चूक गए, नजर नहीं मिलाते थे मुझसे, लेकिन बयान फिर भी उन्होंने मेरे। माँ ठीक है इस वक्त निसार? जी, माँ ठीक है? माँ मुझे, हाँ, माँ हाई ब्लड प्रेशर और उनके कमर में तकलीफ और जोड़ों में तकलीफ रहती है, लेकिन अपने बेटे को देखकर तो बहुत खुश हैं।
हाँ, उनकी भी जैसे वो मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि जब वो मिलने आते थे, मेरे कजिन्स हैं जो मिलने आते थे अम्मी से, तो वो अम्मी से ये कह के मिलने आते थे कि क्या पता ये कल को मिलना हो नहीं हो। बच्चों की याद में, बच्चे के इंतजार में शायद ये कल का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो जब मैं वापस आ गया तो उन्हें वो लोग कहते हैं, मैं तो देखा नहीं था 23 साल से, वो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब तुम्हारी अम्मी में अब जान आ गई है, मतलब अब जिंदा सी लगती हैं, मुस्कुराती हैं, हंसती है। पहले तो जिस वक्त वो आया करते थे सिर्फ रोती रहती थी। तो उन्हें भी डाउट होता था कि अब ये शायद मेरे गम में मतलब अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। तो ये रिश्तेदारों का बयान है। बहुत अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह निसार, चूंकि इतना सिग्नल टूट रहा है, पर आपसे इतनी भी बात हुई, ये ज़रूरी है कि लोग आपके नाम और मज़हब से भी समझें कि किस तरह से फंसाया जाता है और किस तरह से लड़के कई धीरे धीरे छूट रहे हैं, और जो फंसाने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस पहलू पर हमेशा एक चुप्पी रहती है। बहुत सारे ऐसे बेगुनाह होंगे, जब अगर निसार जैसों को फंसाकर 23 साल तक जेल में रखा जा सकता है, तो इस ताकत का इस्तेमाल किस हिंदू, किस सिख, किस ईसाई, किस मुसलमान के खिलाफ हुआ होगा, कहाँ कहाँ हुआ होगा, क्या हम और आप जानते हैं? शायद हिम्मत नहीं है। इसलिए आप राजनीतिक दलों को भी देखेंगे कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और लोग आते हैं तो तुरंत वो निश्चित होकर बोलने लगते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग छूटते हैं तो उन पर कोई प्रायश्चित नहीं करते किसी भी प्रकार का। और इन घटनाओं में जो लोग मारे जाते हैं इस तरह से, उनकी सच्चाई, जो लोग मारे गए, क्या उनके परिवार वालों को भी पता चला कि कौन मारने वाला था? उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई कि वो भी इन 23 सालों में सही तरीके से नहीं जान सके कि वो किसी रात को ट्रेन में जा रहे हैं और उनके बगल में बम रखकर कौन गया। अगर सही आदमी पकड़ा जाता तो उनके साथ भी इंसाफ होता। तो ये दो नाइंसाफियों की कहानी है। हमने कोशिश की, क्योंकि गुलबर्गा बहुत दूर है और हमारे पास संसाधनों की अपनी थोड़ी कमी भी रहती है, लेकिन निसार ने उसमें काफ़ी सहयोग किया और थोड़ी सी बातचीत आप तक पहुंची। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, आपका अपना हिंदुस्तान, अपने नागरिकों की स्थिति। सो आप देखते रहिए। ये आपकी अपनी तस्वीर थी, निसार की नहीं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।